इनडायरेक्टली ये तो पब्लिसिटी हुई ना, है प्रॉपर है। स्टॉक दे रहे हैं, वो अगर नहीं चल रहे हैं तो चलाने के लिए अगर न्यूज चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो गाड़ी रुक जाती है, पेट्रोल नहीं होता, धक्का मारना पड़ता। हाँ, वो दिख रहा है मेरे को, बीच में मार्च आया है। तो मार्च में तो पूरे रेडी दिखेंगे, क्योंकि ये जो है टैक्स हार्वेस्टिंग के रेट साइज है। जैसे 8% 10% पे लिया ब्याज उन्होंने, और अगर प्रॉफिट 14% ही है, हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। रियलाइज आपका 16 लाख रियलाइज्ड है, ये निकाल लिया है। अच्छा, फिर दोबारा डाला होगा शायद। पी से इंटर रिलेटेड है ये बातें, तो वैल्यूएशन देखना ज्यादा जरूरी है। आज से 1 साल पहले स्टॉक्स मेरे लिए बहुत प्यारे थे। हिंदी में अगर हमको एक गीत भी है, तुमने पुकारा और हम चले आए, पीएनएल साथ लेके आए रे। बात ऐसी है कि मैं जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ या लेता हूँ उसके बारे में ये जो चैनल वाले हैं बात ही नहीं करता। अच्छा, जो आज की तारीख में आपका पोर्टफोलियो है, आप बता पाएंगे कितनी वैल्यू का पोर्टफोलियो है? किसी का सपना होता है कि चलो मेरा पोर्टफोलियो 1 CR का बने, तो सपना मुझे काफी दिनों तक नहीं देखना पड़ा, सपना जल्दी से ही पूरा हो गया। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मानंद तिवारी नाम है ना आपका? हाँ। ठीक है, ओके। हमारे एक दिल्ली से अंकल आए थे। अंकल तो मतलब उनको कहता हूँ, मैं जानता नहीं था उनको पहले उससे। वो थे अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड। एक एपिसोड आया है। तो जो लोगों ने मार्केट को देखा है हर तरीके से, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। ये जो छूछांसी आई है ना पिछले 3-4 साल में ये अब कुछ दिनों की ही है, ज़्यादा देर तो रह भी नहीं सकती। तो ब्रह्मानंद तिवारी जी, वेलकम टू डिजिटल ब्लॉगर। आप महाराष्ट्र से हैं। आप जो आज की तारीख में ट्रेडिंग करते हैं, हम थोड़ी देर में एक बार पीएनएल भी गो थ्रू करेंगे, या इन्वेस्टिंग करते हैं रादर, आपका क्या तरीका क्या है? किस तरह से आप स्टॉक्स को देखते हैं? सारा दिन कैसे बीतता है आपका? अभी तो स्टॉक्स को देखने के लिए अब जैसा मार्केट का सेंटिमेंट अलग अलग होता है, कभी मार्केट ऊपर है, कभी नीचे है, बीच में है, अलग अलग तरीके के मार्केट्स है। तो अगर रिजल्ट सीजन है तो मैं देखूंगा कि कंपनी का रिजल्ट कैसा है, कंपनी ने क्वार्टर पे क्वार्टर कितना ग्रो किया है, कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो कर रही है, रेवेन्यू क्या है, आरओसी क्या है, उनका प्रमोटर होल्डिंग कितना है, कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस। तो ये सारी बातें मैं देखता हूँ। जैसा स्क्रीन पे अगर मेरे पास ऐसे 50 कॉलम लगे हैं, अलग 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 क्या बातें हो रही है, डिबेट कितना है उसके ऊपर, तो ऐसी बातों से मेरा स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसा ढूंढना है। तो जैसे एक शिव खेरा ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो अपना काम अलग ढंग से करते हैं। तो मार्केट भी की कोई साइकोलॉजी नहीं है, तो अलग ढंग से इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले, ठीक है, मेरे बेटी के लिए पोर्टफोलियो बनाना था, उस समय में सारे स्टॉक्स मुझे सिलेक्ट करना था। तो जैसे शिव खेरा ने कहा है कि अलग ढंग से, तो मैंने क्या किया कि ठीक है, स्क्रीनर पे कुछ ऑप्शन लगाया कि कौन से स्टॉक्स मल्टी बैगर हुए हैं, कि पिछले 5 सालों में किन स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो वैसा स्क्रीनर में देखा, स्टॉक्स निकाले कि ठीक है, 3 ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ कितनी थी। तो वो स्टॉक्स निकालने के बाद देखा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, उसका आरओसी कितना था, उसके प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी, उसका कैश फ्लो कैसा था, किस टाइप के, अपने को समझ में आ जाते हैं कि जो आइडियल कैसा है, जो हमने स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो इस हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। कम ही स्टॉक्स थे कि जिसने 11 महीने में 90% के ऊपर रिटर्न दिया था। 11 महीने में 90% रिटर्न, तो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका वो, तो उसमें से तेल निकल चुका जितना निकलना हाँ, था। ऑलरेडी मतलब एक सिस्टमेटिक देखा क्या है, हालांकि वो पूरी आइडियल कंडीशन थी। जैसा वॉरेन बफेट ने कहा था कि बी ग्रीडी व्हेन ऑल आर फियरफुल, तो ये रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने के बाद, चलो ठीक है, मतलब चलो क्या है इन्वेस्टमेंट, तो वो एक स्क्रीनर से मैंने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, वो उस टाइप का वन टाइम ऐसा क्रिएट किया। आज अगर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने अपनी बेटी को समझाया होगा, बहुत सारे बच्चे आज भी बैठे हैं जो कि ये समझना चाहेंगे। तो एक तो आपने देखा कि 90% पिछले 11 महीने 12 महीने में रिटर्न दिया है, तो भागती गाड़ी में पैर रखने वाली बात है कि चल रही है गाड़ी तो चलो साथ में। और क्या 3-4 चीजें देखी नंबर्स के हिसाब से देखे? का स्टॉक्स में, हाँ, उस स्टॉक सिलेक्शन में। हाँ हाँ, स्टॉक सिलेक्शन में तो जैसा प्रॉफिट ग्रोथ, हाँ, कंपनी फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए कि आगे फ्यूचर हो कंपनी का। कैसे पता लगेगा वो? अगर आप
गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती है, जैसा सोलर पावर में गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। खेती वालों के लिए देने के लिए गवर्नमेंट ने कुसुम योजना वगैरह के तहत जो सोलर पंप वगैरह इस तरह के इन्वेस्टमेंट किया है। बीच में कंपनी ने मतलब पीएसयू स्टॉक्स जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे भी काफ़ी जो नीचे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको काम दिया है, उनमें फंड रेज़ किया है। अभी अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीने में 6 महीने में तो गवर्नमेंट ने डिफेंस की तरफ मतलब लाखों करोड़ रुपए का और इंडियन कंपनी से ही बाय करने का ठहराया है, जैसे आत्मनिर्भर भारत। यस। तो इस तरह से ऐसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, हमको इसलिए हमको सभी तरह से स्टॉक मार्केट का जो है, तो उसको सभी तरह बातों का ध्यान रखना पड़ता है और बाद में जब कंपनी का कॉन कॉल है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया मोर और लेस ये। इकोनॉमिक। हाँ, तो ये हो गया, कौन कॉल चेक कर लिया आपने, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ देख ली। जैसे आपने कहा डेट चेक करते हैं आप या आरओसी चेक करते हैं, तो वो क्या पैरामीटर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं? कंपनी का कंपनी के ऊपर कर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? कंपनी पे कर्ज होना चाहिए, कंपनी को अगर ग्रो करना है और कंपनी किस टाइप का कंपनी रियलिस्टिक में हो या कुछ और कोई रोड बनाए तो इनको तो पैसे की तो कंस्ट्रक्शन में हो तो इनको पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मतलब कौन सी कंपनी है, किस तरह से और डिबेट तो ले बगैर तो कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है। लेकिन उसका जो है कैश फ्लो है तो फिर वो कंपनी का क्या इंटरेस्ट कितना जा रहा है उसके ऊपर। ये भी नहीं तो क्या है कि प्रॉफ़िट बन रहा है इतना और इंटरेस्ट उससे ज़्यादा जा रहा है तो कंपनी के शेयर प्राइस तो बढ़ेगी ही नहीं। करेक्ट। तो ये सारी बातें उस एक-दूसरे से रिलेट मतलब इवेंचुअली अपना पैसा घर पे कितना लेके जा पा रही है, सारे खर्चे काटने के बाद। जैसे 8% 10% पे लिया ब्याज उन्होंने और अगर प्रॉफ़िट 14% ही है, तो क्या ही है। नेट प्रॉफ़िट भी देखते होंगे साथ में आपके रेगुलरली कितना है। सिर्फ़ पैसे की वैल्यू नहीं देखते, परसेंटेज के साथ देखते हैं। हाँ, कंपनी की प्राइस और वैल्यू दोनों अलग-अलग बात है। जब कहीं स्टॉक गिर जाता है तो हमको समझ में आता है एक पीई से इंटर रिलेटेड है ये बातें, तो वैल्यूएशन देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्क्रिप्ट में अगर आप बाय कर रहे हैं तो पहले कुछ कम परसेंटेज में बाय करो, कि ताकि गिरे तो आप ऐड कर सकें। मतलब वैल्यूएशन सही होना चाहिए, नहीं तो आपने ठहरा दिया कि ठीक है मुझे 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 1 लाख पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दिए। बाद में जब वो अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी आएँगी, कंपनी भी अच्छी है, तो आप उसको खरीद नहीं पाओगे। अच्छा, बर्मन जी, जो भारी भरकम कंपनियाँ होएँगी, वो तो आपके सारे पैरामीटर में सही आ जाएँगी। अब कोई मिड कैप है या कोई स्मॉल कैप है, देखिए, भारी भंका भरकम कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करता, तो उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि क्या है कि मेरा मानना है कि जो कि बड़ा हाथी है, तो वो चलता भी स्लो है। काफ़ी बहुत स्लो चलता है और आपने अगर अगर अभी आपने नाम लिया कि जो बड़ी-बड़ी कंपनी है या निफ्टी 50 में भी तो काफ़ी कंपनियों के तो पिछले 2-3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स है। जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, मैं माइक्रो कैप एसएमई में भी इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, बट इसमें एक रिस्क फैक्टर को कैसे आप मैनेज करते हैं? बहुत सारे स्टॉक्स खरीदते होंगे? हाँ, रिस्क फैक्टर जो है, तो हमारा जो भरोसा है वो कंपनी की मैनेजमेंट इस पे ज़्यादा होना चाहिए कि कंपनी ने जो है ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसका ये किस तरह सा है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। जैसा अभी है तो अभी जैसा डिफेंस का एलोकेशन बढ़ा दिया और जो बैंकिंग वगैरह या सिक्लिकल बिज़नेस जो रहते हैं मैं उसमें इन्वेस्ट जनरली नहीं करता हूँ। बट आपने बताया कि आप इन्वेस्टर रात देर तक होल्ड नहीं करते हैं। तो 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं। पहला, किसी भी समय अगर आपका पोर्टफोलियो देखा जाए, आज देखें, 6 महीने पहले देखें, साल बाद देखें, किसी समय में भी आपके कितने स्टॉक्स चल रहे होते हैं जिसमें आपने पैसा लगा रखा होता है? और दूसरा, कितने समय तक एक स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टेड रहते हो? देखिए, इस बात का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फिक्स कि मुझे भी 3 साल तक के बेचना नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। कंपनी क्या प्रॉफ़िट कुछ आज से 1 साल पहले स्टॉक्स मेरे लिए बहुत प्यारे थे। हिंदी में अगर हम एक गीत भी है, रहते थे कभी जिनके दिल में हम गा के सुनाइए तो मज़ा आएगा। राग के साथ, सुर के साथ। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। ओह! क्या बात! तो जो पेमेंट आप गाते बहुत अच्छा हैं, टीचर के साथ आप ये भी पढ़ाई करवा सकते हैं। मैंने तो आपके ऊपर भी एक गीत लिखा था शायद आपने हाँ, हाँ, मुझे भेजा था, पर वो कह रहे थे कि सर उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप दोबारा बताएँ, गा के बताएँ सुर में, वो वाला भी।
पर आप पूछो बाद में बता देना। तो बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, कि यूपीआई ऐप जो पेमेंट ट्रांसफ़र वगैरह के जो ऐप जो स्टॉक्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। जैसे ओरियन प्रो, एनपीएसटी स्टॉक था, उन्होंने डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है। आज उसका जो प्रॉफ़िट था वो तो मैं निकाल चुका था। अच्छा, फ्री में स्टॉक्स थे, लेकिन फिर भी जो आईटी या टैरिफ ये सब प्लान की वजह से वो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो आज वो जो सबसे प्यारे स्टॉक्स थे, उनको भी मुझे निकालना पड़ा या उनकी होल्डिंग्स कम करना पड़ी। अरे क्या बात है! तो इसलिए कोई फिक्स तरीका या इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्टॉक आपको प्रॉफ़िट दे रहा है, उसमें आप बैठे रहेंगे, राइड करते रहेंगे। नहीं, नहीं, हाँ, प्रॉफ़िट दे रहा है, चल रहा है, कंपनी ग्रोथ अच्छी है, सारी बातें हैं, नए-नए सेक्टर्स में जा रहा है। आजकल क्या हो गया कि कंपनी जैसा क्रिकेट में हम देखते हैं उसको बैटिंग आना चाहिए, बॉलिंग आना चाहिए, फील्डिंग आना चाहिए, समय आने पे वो ऑलराउंडर होना चाहिए। इस तरह कंपनियाँ भी मल्टीटास्किंग कर रही है सब, तो वो कंपनी कभी नहीं निकलेगी। मतलब एवरेज अप भी करते हैं अगर प्रॉफ़िट राइड हो रहा बिल्कुल, बिल्कुल एवरेज अप करना ज़रूरी है, या फिर मैं स्टार्टिंग में उसमें जो पोज़ीशन लेता हूँ, वो थोड़ी कम लेता हूँ, क्योंकि उसका आगे फ्यूचर क्या है, किस तरह से है। तो धीरे-धीरे उसको एवरेज अप करूँगा, और जब हो गया इस तरह से उस पे न्यूज़ कैसी है, मतलब कंपनी को ऑर्डर मिला है। ऑर्डर कंपनी के मार्केट कैप से भी आज काफ़ी कंपनियाँ ऐसी है कि जिनकी मार्केट कैप से उनके पास ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है, ज़्यादा है। ऐसी भी है। पर फिर जेनोसोर वाले एग्ज़ाम्पल भी आ जाते हैं। हाँ, ऑर्डर बुक दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअल में कुछ है नहीं। हाँ, तो वो एक ऐसी केस थी, जैसा लोगों ने मैनेजमेंट पे भरोसा किया कि चलो मिलिट्री बैकग्राउंड है, वो सामने आकर कुछ बताते भी थे। तो इस तरह से अभी तो कुछ 2 दिन पहले से वो तो मार्केट में से भी कंपनी डिलिस्ट हो गया, आप उसमें ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल तो ये सब तो होते रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में जैसे सारे हीरे मोती लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ पत्थर कंकड़ भी उसी के साथ आना ही है, वो आपको एक्सेप्ट ही करना है। करेक्ट। नहीं पर इंटरेस्टिंग है। कितने समय तक आपने कहा कि कोई ऐसा कुछ ड्यूरेशन नहीं है? और कितने स्टॉक्स होते हैं इसका कुछ आइडिया है कि 10 होंगे, 20 होंगे? तो स्टॉक्स का ऐसा है कि पोर्टफोलियो में 2 टाइप है। एक मेरा कोर पोर्टफोलियो है, कि ठीक है, उन कंपनियों पे मेरा काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, वो कोर पोर्टफोलियो। और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, जिस तरह की कि ठीक है, यूपीआई वाली कंपनी अब ठीक है, मैंने उसमें से कम कर दिया, लेकिन आज भी मैं पूरा एग्ज़िट होना नहीं चाहता, तो ठीक है, उसको मैंने काफ़ी कम मात्रा में रखा है। तो काफ़ी कम मात्रा में इसलिए कि फिर से उनके दिन आने वाले हैं। अच्छा। वो कंपनी अलग-अलग तरीके से काम कर रही है आईटी में। तो क्या होता है कि मैं जब मार्केट ओपन होने के पहले ही 9:08 से अगर हम देखो तो हमारे को जो है कंपनी के हमारे पीएनएल में इफ़ेक्ट हमको दिखना शुरू होता है कि ये कंपनी आज 5% ग्रो हो गई, ये हो गई। तो उस समय हमको समझ में आता है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में वो सबसे पहले आ जाता है। तो हम तुरंत उसमें अगर पोज़ीशन बढ़ाना है, करना है तो हमको बाकी हमारी वॉच लिस्ट हम चेक करेंगे, देखेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है। ये वॉच लिस्ट वाला पॉइंट आपने अच्छा बोला। आपके बहुत सारे स्टॉक्स वॉच लिस्ट में होते होंगे और बहुत उसी वॉच लिस्ट में से कुछ-कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जाते रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बंदे के पास कैपिटल मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल है और वॉच लिस्ट में 3-4 स्टॉक ऐसे निकल के आ रहे हैं कि भाई इसको मैं डाल दूँ, कुछ डाल दूँ इसमें। पर ये वाले भी सही हैं, कूचे में बैठने वाले स्टॉक्स हैं। तो करें क्या? उस केस में क्या करते हैं? ऐसा कुछ होता होगा? हाँ, हाँ, उस केस के लिए मेरे पास कुछ 3-4 स्टॉक्स की लिस्ट रहती है कि ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इन स्टॉक से एग्ज़िट कर लूँगा। और अगर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है तो उसमें तो तुरंत अपर सर्किट लग जाता है। इसलिए ये डिसीज़न आपको तुरंत विदिन अ सेकंड लेना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स क्या है, तो किसका प्रॉफ़िट अगर है तो ठीक है, इसने ज़्यादा प्रॉफ़िट दिया है, अगर मान लो कुछ दिनों में अच्छा दिया तो अब थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो उसमें का प्रॉफ़िट हम तुरंत बुक करके नए स्टॉक्स बाय करते हैं। इसलिए स्टॉक्स की लिस्ट होती है कि चलो मैं अगर सेल करने की ज़रूरत हो, हाँ, तो मैं किन स्टॉक्स को सेल करूँगा। अच्छा। और सेल की बात करें अगर, तो अगर कोई लॉस मेकिंग अपॉर्च्युनिटी हो रही है, एक चल रहा है कि ये जा रहा है भाई जो सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं है, तो कुछ और ही चला गया। तब किस तरह से पूरा काट देते हैं, थोड़ा-थोड़ा काटते हैं? व्हाट इज़ योर एग्ज़िट स्ट्रैटेजी? नहीं, लॉस मेकिंग है, क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही है तो ठीक है, मैं वो उस कंपनी का नाम भी फिर से देखना नहीं चाहूँगा, तो इसके लिए उसको मैं पूरा काटता हूँ। लेकिन कंपनी अगर अच्छी है, ठीक है, प्रॉफ़िट दे रहा है या कंपनी अच्छी है, तो मैं उसको मेरे पोर्टफ़ोलियो में जगह दूँगा। आप इमोशनली कनेक्ट तो नहीं होते हैं किसी स्टॉक से? नहीं, 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 कि गुस्सा और प्यार दोनों तो नहीं आ जाता गुस्सा और प्यार तो नहीं है, कि ये स्टॉक ने मुझ पर धोखा दिया था, ये कभी करूँगा ही नहीं मैं इसमें? ऐसा नहीं होता।
ठीक उसके बारे में कोई न्यूज़ आ जाती है कभी किसी के बारे में, या अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें न्यूज़ से काफ़ी तुरंत उस पे असर गिर जाता है। तो उसका एक तो लोअर सर्किट कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उस समय आप नहीं निकालते, इसलिए आपको तो उस समय तुरंत डिसीजन लेके अगर वो निकल रहा है तो उसको निकाल दो। इस तरह से वो न्यूज़ बेस क्या न्यूज़ है, क्यों वो गिर रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कई बार ये न्यूज़ जो होती हैं, वो इसलिए डलवाई जाती हैं बाज़ार में कि बाज़ार हरकत करे। बाज़ार मतलब ट्रेडर, इन्वेस्टर हरकत करे। तो एक्चुअल वाला जो चीज़ होती है, वो हो चुकी होती है उसमें। जैसे कि एचडीएफसी के केस में हमने देखा था, कुछ साल पहले की बात है। देखिए असीम भाई, बात ऐसी है कि मैं जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ या लेता हूँ उसके बारे में ये जो चैनल वाले हैं बात ही नहीं करता। तो उसके बारे में न्यूज़ वो हाईलाइट करेंगे, ये सब तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए एफआईआई ने बाय किया, सेल किया, इससे इस कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। न्यूज़ तो इसकी कोई देता ही नहीं है, न्यूज़ चैनल वगैरह वाला। क्योंकि ना ये जैसा निफ्टी 50 का हिस्सा होता है, फैंसी नहीं होते। हाँ, फैंसी नहीं होते। निफ्टी 100 के भी नीचे अगर ये निफ्टी 500 का हिस्सा है तो इसके बारे में न्यूज़ नहीं डालते कहीं। अच्छा, तो छुपे-छुपाए स्टॉक्स हैं। हाँ, छुपी-छुपाई स्टॉक्स है। ये जब बढ़ जाएँगे या इनका नाम हो जाएगा तब सभी लोग इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, जो आज की तारीख में आपका पोर्टफ़ोलियो है, आप बता पाएँगे कितनी वैल्यू का पोर्टफ़ोलियो है? वैसे तो पी&एल दिखा ही चुके हैं आप, हाँ, हाँ। वो तो वीडियो में आएगी, बट फिर भी आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू जैसा किसी का सपना होता है कि चलो मेरा पोर्टफ़ोलियो 1 सीआर का बने। तो सपना मुझे काफ़ी दिनों तक के नहीं देखना पड़ा। अच्छा, सपना जल्दी से ही पूरा हो गया। क्या बात है! क्योंकि जब से मैंने एफएनओ छोड़ा और जैसा कैश इक्विटी में कदम बढ़ाया तो उसमें और पिछले कुछ काफ़ी साल काफ़ी अच्छे गए हैं, तो तो पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू? पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू भी सीआर में हो गई अच्छा, और सभी अच्छी तरह से चल। तो सपना पूरा हो गया। हाँ, वो सपना। नहीं तो अब मैं थोड़ा दूसरा साइड जाता हूँ। पहला कि ये कैश मार्केट में किसी एक स्टॉक में, स्टॉक का नाम मत लीजिएगा, बट किसी एक स्टॉक में आपने हाईएस्ट लॉस कितना देखा है? किसी एक स्टॉक्स में हाईएस्ट लॉस, मतलब एक ट्रेड मारी, ऑर्डर मारा। तो लॉस तो जो है वो तुरंत नहीं होता है। स्मॉल कैप में जो है तो उसको लोअर सर्किट लगते जाते हैं। और स्टॉक्स जो है, क्या हुआ था कि एक स्टॉक्स मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, कि उसने जो कंपनी की तरफ लोन एप्लीकेशन डाला था तो कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इस तरह से कुछ एलिगेशंस उसके ऊपर लग गए थे। कंपनी अच्छी है, ग्रो भी अच्छी कर रही है, तो आज भी मेरी होल्डिंग उसमें है स्टॉक्स में। वो लॉस दे रहा है फिर भी, तो बाकी सब बातें तो ठीक है। इस तरह से एक उसके ऊपर लगा है, बाकी सब काम कंपनी ठीक कर रही है, तो भी मैंने अभी तक तो उसको नहीं निकाला। इन्वेस्टिंग के स्पेस में मैंने जब आपकी वो समरी पढ़ी थी ना, जो आपने टीम से बात की होगी, तो उसमें टैक्स हार्वेस्टिंग आप करने की आपने बात की थी। आजकल थोड़ी-सी अवेयरनेस फैली है, तो थोड़ा-सा बताइए कि इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और आप कैसे करते हैं इसमें? तो लास्ट ईयर की बात है, मार्केट वगैरह सब चल रहा था मई जून तक के, तो अच्छा मेरा एक सोचना है कि हर मंथ मैं करीब 2-3% प्रॉफिट बुक करता हूँ। अच्छा। तो अप्रैल से तो जून जुलाई अगस्त तक मैंने पर मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के बाद तो मुझे टैक्सेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है कि गवर्नमेंट तो ठीक है 1 लाख तक की मुझे टैक्स कंसेशन दे रही थी, बाद में मुझे इतने लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैंने क्या कि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कंपनी में लॉस हो रहा है, तो जिन कंपनी में भी अच्छा खासा लॉस था वो लॉस बुक कर लिया। लॉस मैं मार्च से पहले देखता हूँ कि क्या है कंडीशन, मेरा जो है इनकम टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर कितना आ रहा है, तो टैक्स हार्वेस्टिंग से मैं फिर लॉस लॉस बुक करके अपना जो टोटल प्रॉफिट है उसको कम करता हूँ। थोड़ा और प्रैक्टिकल तौर पे बताइए, टैक्स हार्वेस्टिंग से होता क्या है? मतलब क्या एग्ज़ैक्टली करेंगे? 3 चीज़ें, 4 चीज़ें क्या करेंगे आप उसमें? पहले लॉस बुक करेंगे, फिर ये करेंगे, वो क्या है वो सब? टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मतलब प्रॉफिट अगर आपका है तो ही आप टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे, प्रॉफिट तो भी फायदा है। करने का मतलब ही तभी है। हाँ, तभी करने का मतलब भी तभी है। अब मैं रेगुलर अगर प्रॉफिट बुक करता हूँ और इस साल भी अगर देखो तो पर मंथ मैंने अच्छा खासा करीब 3 लाख के तक के पर मंथ प्रॉफिट बुक किया है। तो इसी तरह से मैं प्रॉफिट बुक करूँगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो लॉसेस वाले भी जो है, जो अभी आपने या मैंने कहा है कि ठीक है मैंने लॉसेस बुक नहीं किए अभी तक उसमें से, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा-थोड़ा भरोसा है कि
चलो ठीक है, अभी आज जितना लॉसेस है उतना लॉस नहीं रहेगा, तो ठीक है उस कंपनी में बना हूँ और दूसरी अपॉर्चुनिटी से वो कंपनी भी ठीक है, क्योंकि अभी और ऊपर भी जा रही है। लॉसेस बुक करने का समय है जनवरी से मार्च तक, जो अच्छा समय है लॉसेस, क्योंकि तुमको तब तक तुम्हारे पीएनएल की पूरी आइडिया आ जाती है कि क्या हो रहा है। तो भी हार्वेस्टिंग कहते हैं ना अभी हार्वेस्टिंग करेंगे। फसल काटने का टाइम आ गया ताकि एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट उस हिसाब से कैलकुलेट हो और जाके फाइनेंशियल ईयर में उतना टैक्स ना देना पड़े। फिर दोबारा पोजीशन क्रिएट कर लो अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस मेकिंग थे, अगर करना है तो। एंट्री ले सकते हैं, जैसे हमारे देश में तो बैन नहीं है कि आप एक सेम स्टॉक में फिर से एंट्री ना ले सको। कई दुनिया में कई देशों में बैन है, तो वो भी एक एडवांटेज है कि उसके लॉसेस निकाल लो, फिर से स्टॉक्स कुछ दिनों बाद बाय कर लो। ये अच्छा चीज़ है। ये अच्छी एक बड़ी पॉजिटिव सी फ़िल्म चल रही है स्टॉक मार्केट की, कैश मार्केट की। ये बीच में एफ-एंड-ओ आया, हाँ, उसमें कि आपने फ्यूचर्स किया, आपने ऑप्शंस भी किया। बट कब पता लगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं निकलता हूँ, मैं वही करूँगा, क्योंकि अगर बैठे रहते, आपको भी पता है कहानी कुछ और ही होती, तो स्टॉक मार्केट से दूर ही हो जाते, चोरी हो सकती थी। स्टॉक मार्केट से ही दूर हो जाते। तो क्यों निकले? कैसे सुध-बुध आई एकदम से और कितना नुकसान खाया? और फिर कहा कि वापस जाता हूँ और वापस जब आए तो आज हम बैठे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जब बात करते हैं ना लॉसेस एंड लेसन्स का पॉडकास्ट जो करते हैं, उसमें उनको निकल ही नहीं पाते। वो एक ज़ॉम्बी टाइप फीलिंग हो जाती है कि उनका खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। बस चल रहे हैं, पैसा, पैसा, पैसा। हमें आज भी कॉल्स आते हैं कुछ, क्योंकि पॉडकास्ट तो देखो 15, 20, 50, 15, 20, 30 ही हुए हैं। कहानियाँ 400, 500 हैं हमारे पास। बात इतने लोगों से हो चुकी है। मतलब टीम की हुई है पर समरी हर एक की आती है। वो लोग कहते हैं कि सर मैं अभी भी मुझको पैसा अरेंज करवा दो कहीं से बस। मेरे को बस 50,000 दिखा दो। मैं प्रूव कर चुका हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी चलती है। रो रहे हैं फ़ोन पे। 50,000 लाख दे दो। मैं कितना गँवा चुके हैं 10 लाख रुपए और सच नहीं बताते हैं। एक्चुअली शायद 40-50 लाख गँवा चुके हैं और बीवी के नाम पे लोन है, घरवालों के नाम पे लोन है। बस उनको फितूर चढ़ जाता है कि और पैसा आएगा तो मैं नया बना लूँगा। बट आपने एक पॉइंट इन टाइम पे अपने आप को इस दुनिया से एफ-एंड-ओ की दुनिया से काट दिया। किस बिना पे आपने ये फैसला लिया? अब लोग इसमें जो रहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअस लॉसेस तो नहीं रहते हैं, लॉसेस के साथ साथ प्रॉफिट भी दिखता है। तो कभी लॉस है, कभी उससे 2 गुना 4 गुना कंटिन्यू प्रॉफिट मिल रहा है, तो बंदा उसको छोड़ भी नहीं सकता है। उसको लगता है अगर मेरा गया पैसा अगर निकालना है, तो इसके सिवाय तो दूसरा रास्ता नहीं है, या मुझे और कुछ आता भी नहीं इस तरह से। तो लोग उससे बने रहते हैं और सोचते हैं कि एक रिवेंज लोगों के अंदर रहता है कि रिवेंज ट्रेडिंग से भी चलो ठीक है पैसा निकल जाएगा। या इस तरह से कुछ लोग रहते हैं कि ऑप्शंस में तो अगर पता है आपको कि ₹5 का अगर प्रीमियम। ऑप्शन, हाँ, प्रीमियम हो, तो ऑप्शन बाय करके वो 50 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, या ऐसे कुछ इसको तो न्यूज़ चैनल भी काफ़ी। 300 हो सकता है, होने को तो कुछ भी बोल दें। और वैसे उतनी वोलेटिलिटी जैसा मैंने देखा है कि लास्ट का जो है समझो 230 है, तो उतनी वोलेटिलिटी उसमें होती है। इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग भी की है, तो उसमें तो मैं लास्ट तक के नहीं रुकता था। हाँ, तो लास्ट का जो सेटलमेंट डे होता था उसके पहले दिन या उस दिन मार्केट में ही मैं एग्ज़िट, क्योंकि उस समय वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और कोई भी ऑप्शन ट्रेडर उसको नहीं सँभाल पाता। हालाँकि बहुत से टूल्स है, फायर फाइटिंग है कि जिस तरह से हम उसको हेज कर सकते हैं, तो उसको ऑप्शन बाय कर सकते हैं, सारा उसमें प्रॉफ़िट हो सकता है। लेकिन इतनी पढ़ाई करके करने वाले काफ़ी कम होते हैं। मैंने जब ये लॉसेस हुए, तो उसके बाद कोरोना के पीरियड में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया। उस समय मैंने उसकी पूरी स्टडी किया और लकीली आपको बता दूँ, जैसे टेलीग्राम चैनल को लोग नाम रखते हैं वगैरह इस तरह से, लेकिन मुझे एक टेलीग्राम चैनल पे एक बंदे ने मेरे से कुछ फ़ीस लेके सभी जो अच्छे-अच्छे जो है कोच या कोर्सेज़ चलाने वाले हैं, इनके या फिर उन्होंने कोरोना के पीरियड में जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, वो उस चैनल पे मुझे मिल गई। मैंने उससे अच्छी पढ़ाई किया, सब समझा, या ज़ीरोधा वर्सिटी के भी जो है वो डाउनलोड किया है मॉड्यूल्स, उसके प्रिंट आउट लिया उस पे से, और उसका ऑब्स्ट्रा या सेंसिबल में मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया। और मैं सेंसिबल में वर्चुअल ट्रेडिंग करता था, उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और वो सेंसिबल में जो अपन ने रखा है तो उसमें तो प्रॉफिट होता है, लेकिन रियल टाइम मार्केट में जो वोलेटिलिटी रहते हैं, तो तुम उससे डर जाते हैं, क्योंकि पहले आपने कुछ लॉसेस लिए हैं, तो रियल टाइम में तो अब वीडियो गेम में गाड़ी चलाना और असली वाली गाड़ी चलाना फ़र्क तो होगा ही। मैं एक एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हम ऑप्शन बताते हैं कि सेबी भी बताता है 9% प्रॉफ़िट में है, 91% लॉस हुए हैं।
सेबी की पिछले साल 1 डेढ़ साल पहले ना एक रिपोर्ट आई थी। मतलब अगर कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, कैश मार्केट की इंट्राडे, आपको कितने प्रतिशत ट्रेडर लगते हैं प्रॉफिटेबल होंगे उसमें? और अच्छा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन से तो प्रॉफिटेबल ही है। मतलब ऑप्शन में जो लॉसेस लोगों ने खाए उतने इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं खा सकते, क्योंकि इंट्राडे में आपको एक ऑप्शन रहता है कि ठीक है, आपने अगर मार्जिन नहीं लिया तो आप उसको होल्ड होल्ड करके रख सकते हैं ना। जैसे ब्रोकर तो बहुत से ऑप्शन दे रहे हैं, ब्रोकर को भी इंटरेस्ट मिलता है इस बातों का। ये- हाँ, एमटीएफ जैसे फैसिलिटी उन्होंने दी है, उनके पास भी पैसा पड़ा रहता है, तो इस तरह से इंट्राडे में उतने लॉस गेस करो आप, नंबर गेस करो आप कि कितने प्रतिशत इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होंगे। नहीं, इसके तो कुछ आइडिया नहीं। कोई नंबर फेंक दो मेरे को। जैसे 9-10% है ऑप्शन में, तो उसमें कितने होंगे? 25% तो होना चाहिए। 46%। 46%। 46%। कुछ फैक्टर्स को, वैसे तो नंबर एक 28% भी है, अगर मैं बिल्कुल नीचे तो 28% है, बट अगर मैं कुछ फैक्टर्स को, जैसे छोटे ट्रेडर्स को और बिल्कुल बड़े ट्रेडर्स को हटा दूं, तो प्रॉपर जो नॉर्मल ट्रेडर्स है 40% प्रॉफिटेबल है। इस बात को ज्यादा मार्केट में किया जाता, क्यों मुझे समझ नहीं आता है। मतलब आधे ट्रेडर प्रॉफिटेबल है उसमें। ऑप्शन जिसमें से 10 में से एक शायद प्रॉफिटेबल है, उसमें से 10 में से 4, 4.5, 5। भले इसके लिए तो और ये सेबी की रिपोर्ट है। हाँ, नहीं, सिंपल, ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एनएससी की वेबसाइट पे देखा है, शो में आप 9:08 से भी उसके ऊपर अगर दिख रहे हैं कौन सा इसका कितना बढ़ रहा है, कौन सा स्टॉक्स कितना बढ़ रहा है। आज ये 2% बढ़ा है, ठीक है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, आपने इंट्राडे में भी अगर उसी को लिया है तो वो ठीक है। 2% का अगर पीछे गिरा है, ट्रैक रिकॉर्ड चार्ट देखा आपने, तो वो ठीक है, 5% जाएगा इंट्राडे में, आपको तो प्रॉफिट होगा, ज़्यादा लॉसेस की तो ज़रूरत नहीं है। और मैंने मेरे पोर्टफोलियो में दिया है, देखा है कि कोई दिन है, अगर मानो है आज मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो मेरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक सिलेक्ट किया कि इस तरह का ये है, चलो उसको सही कर दिया, बाद में कवर करिए। करेक्ट। 5-10 हज़ार रुपये तो इजीली मुझे उसी दिन मिल गए ना। एग्जैक्टली। हालांकि हुआ तो इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ ना। होने को तो वही हुआ, बट हाँ, पता क्या है, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी जो ऑप्शंस में होती है, वो हैंडल नहीं हो पाती। इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे में एक रियल एक्चुअल प्रोडक्ट में आप पैसा लगा रहे हो, कंपनी में पैसा लगा रहे हो आप। खैर, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सवाल मेरा बीच में रह गया कि आपने बताया नहीं कि कितने नुकसान के बाद आप बाहर आए और क्यों बाहर आए स्पेसिफिकली। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मैंने किया था कि ठीक है, 7 लाख का एक पोर्टफोलियो बनाया था, फ्यूचर्स में भी था उसमें। मैंने कुछ स्टॉक्स के अगेंस्ट भी जो मार्जिन लिया था, तो इस तरह से वो 7 लाख तो मेरे उसमें चले गए, ऑप्शंस में पैसा आता रहा जाता रहा। उसके बाद मैंने जो ऑप्शन बाइंग थी हाँ। वो बंद कर दिया, तो ऑप्शन सेलर बन गया मैं अच्छा। कुछ ब्रेक के बाद। हाँ, बट मेरा सवाल ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों निकले ऑप्शन बाइंग से आप? आप मुझे एग्जैक्ट बताइए कि यार मैं इसलिए फैसला लिया कि इसमें ना ये बड़ा कुछ है, वो बड़ा कुछ क्या है? क्योंकि ये सबके लिए है जो अभी भी फंसे हुए हैं ऑप्शन बाइंग में, और पता नहीं है क्यों फंसे हुए हैं। लालच के कारण फंसे हुए हैं। कभी कह देंगे जेन स्ट्रीट है, जो कि जेन स्ट्रीट भी रीजन है, या यूट्यूबर है वो भी है, लेकिन खुद का लालच भी तो है। ऑप्शन ट्रेडिंग से तो लोग निकलते हैं जब अपना कैपिटल जीरो हो जाता है। इन तो रियल रियल रीज़न तो वही है कि बाद में वो कर ही नहीं पाते हैं। और मार्केट कैसा है, अलग अलग तरीके से, आपको अगर नॉलेज नहीं है ना तो आपको मार्केट से बाहर कर देता है। मतलब इक्विटी कैश वाले भी बाहर नहीं होते, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर पिछले आप 2-3 महीने देखो तो मतलब मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करता था, कुछ नहीं, कभी काफ़ी लोग आउट हो गए, क्योंकि लोग कैसा है उसको कंटिन्यूअसली ईजिली हो गया है मोबाइल के ऊपर। लोग गिरते हुए, हालांकि तुम मत देखो ना, मेरा कहना है तुम मत देखो, स्टॉक्स है तेरा गिर रहा है, अरे सही जगह पे आ जाएगा, तेरे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये टेम्पररी इवेंट है। तो 6 महीने बाद तेरा आज जो है ना उससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन आज तो लॉस में रहेगा तो परमानेंट लॉस हो गया उतना। तो इतना भी थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनल कंट्रोल अगर हो जाए कि जल्दी जल्दी फैसले ले लेना, घुसने का भी पता नहीं और निकलने का भी पता नहीं, उसी से ही लिटरेसी, लिटरेसी भी क्या, कॉमन सेंस ही कह देंगे शायद इसको। पेशेंस। पेशेंस। नहीं, बात तो सही है। तो किसी ने कहा है ना कि मार्केट इज ए डिवाइस विच ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो बात सही है आपकी। बट इन्वेस्टिंग के स्पेस में आप स्टॉक्स भी चलाते हैं, एंड अपनी इमोशंस को भी मैनेज करके रखते हैं, और एफ में भी आप घुस के आए हैं और उसमें से वापस निकल के आ गए। ये कब की बात है? लास्ट ऑप्शन ट्रेड कब किया आपने? लास्ट ऑप्शन ट्रेड तो मैंने आज से 3 साल या 4 साल हुए होंगे बंद किया हुआ है, मतलब उसके बाद। अच्छा। हाँ। तो जिस तरह की इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं आप, इन्वेस्टिंग है बट थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है।
3-4 महीने भी है और 2-3 साल भी है। हाँ, हाँ। तो उसमें कितना कुछ स्क्रीन टाइम देना पड़ता है आपको? नहीं, मैं स्क्रीन टाइम वगैरह तो काफ़ी कम देता हूँ। बहुत सी बातें तो मेरी मोबाइल से ही हो जाती है। नहीं, स्क्रीन तो मोबाइल की भी है, उसमें भी कह रहा हूँ। मोबाइल स्क्रीन भी टाइम कह रहा हूँ मैं। मोबाइल स्क्रीन टाइम अब मैं बताता हूँ एक बात बताता हूँ जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग या एफएनओ क्या है कि मुझे एक आदत है कि मैं दोपहर में मैं रेस्ट करता हूँ। अच्छी आदत है। बाद में मैं पूना भी शिफ्ट हो रहा हूँ, उसकी वजह है कि पूना में कोई 1 बजे से 3 बजे तक के काम नहीं करता। पुणे में करते नहीं कोई? नहीं करते हैं, वहाँ पे दुकान शॉप भी है तो बड़ी-बड़ी शॉप भी है तो शटर डाउन कर देता हूँ, 3 बजे खुलेगी। अरे नाइस! तो मैं भी मतलब पुरानी आदत है, मेरा जो वर्किंग पीरियड है वो भी सुबह में 12 बजे तक की है तो उसके बाद मैं खाली हूँ तो मुझे आदत है कि मैं चलो ठीक है वो रेस्ट करता हूँ। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ठीक है ऑप्शन सेलर भी था तो वो स्क्रीन टाइम या देखना मुझे पॉसिबल नहीं होता तो इसलिए भी मैं बाहर निकला उससे। अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, मैं अगर ठीक है 3:30 बजे तो एक ठीक है मैं 3 बजे वगैरह जाग कर देख लूँगा क्या हो रहा है। अगर मुझे नहीं भी जाग आई तो कोई फ़र्क नहीं है ना क्योंकि इक्विटी कैश में हूँ मैं, तो इसलिए स्क्रीन टाइम तो मेरा काफ़ी कम है। तो सुबह में मार्केट ओपन होते ही देखता हूँ और ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने स्क्रिप्ट लिया है, मेरा भरोसा उस मैनेजमेंट के ऊपर है। मैं आज उसकी प्राइस एक्शन क्या हो रही है इससे मुझे कोई ख़ास लेना-देना नहीं है, तो मैं उसको वॉच करते रहूँ। अभी ठीक है, अभी 2 दिन पहले की बात है कि तो ठीक है मैं सफ़र में था मैं नहीं देखा पूरा दिन तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बट जो काफ़ी लोग करते हैं उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, हाँ। कि मार्केट के स्टॉक के मोमेंटम के हिसाब से बाय एंड सेल करना। बट इसमें स्क्रीन टाइम रिलेटिवली काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपने स्टॉक ले लिया, आपको पता है कि आपका एंट्री क्या है, एग्ज़िट क्या है। क्या आपके भी ज़हन में होता है कि जो वॉच लिस्ट में स्टॉक चल रहा है मेरा, वो इस प्राइस पे जब आएगा, तब ये मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो में आ सकता है? नहीं, नहीं ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर मान लो कंपनी अच्छी है, ठीक है, तो उसमें कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है, तो क्या होता है कि आप अगर देख रहे हैं तो आज के जो टॉप गेनर की लिस्ट में वो ऊपर आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि मुझे लो या फिर मैंने कुछ छोटी सी अमाउंट उसके अंदर लिया है इसलिए वॉच लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो मैं ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा। या फिर ऐसा कुछ आ गया है कि उसको ऑर्डर मिली है या इस तरह से हुआ है या कुछ पॉलिसी या उसका कौन-कौन में उसने इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन किया है, किसी अच्छे इसने उसमें इन्वेस्ट किया है, ऐसी कुछ बातें हैं तो। ओके। तो ज़्यादा ऐसा प्राइस का कोई वो नहीं प्राइस का नहीं है और लेते समय भी मैं जो मार्केट ऑर्डर है उससे लेता हूँ कि ठीक है मुझे कुछ थोड़ा सस्ते में मिले, महँगे में मिले, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता ही। हाँ। क्योंकि आपने कौन-सा 1-2 दिन में बेचना है उसको। हाँ, नहीं। आपने एक एक जर्नी बनाई है ना, आपने पोर्टफोलियो लाख 1-2 लाख या कुछ हज़ारों से शुरू किया होगा, अभी 1 सीआर प्लस है। बट पैसे को सँभालना और जिस हिसाब से पैसा बढ़ रहा है, उसको मार्केट में लगाते रहना, एक वो भी एक चैलेंज है कि मैं इतना लगा रहा हूँ, मैं इतना लगा रहा हूँ, 20 लाख हो गए, 30 लाख हो गए। तो जैसे-जैसे आपका पैसा बढ़ा मार्केट में, आपका एक्सपोज़र बढ़ा मार्केट में, आपकी सोच, आपका इमोशन किस तरह से बदलता गया साथ-साथ? आप सवाल समझे? इमोशंस वगैरह अब वेल्थ तो क्या है वेल्थ शुरू में तो गलतियाँ भी की होंगी ना आपने? शुरू में तो थोड़ी बहुत गलतियाँ की, अभी नहीं करते। तो धीरे-धीरे इम्प्रूव हुए। मैं वो जर्नी समझना चाह रहा हूँ कि जब आपकी जेब में मार्केट की जेब में, जब आपने मार्केट की जेब में 10 लाख रुपए डाले और आज करोड़ रुपए डाल के बैठे हो। तो उन ब्रह्मानंद जी की और आज के ब्रह्मानंद जी की सोच में मार्केट को लेके और अपने पैसे को लेके जो मार्केट में लगा हुआ है, क्या फ़र्क है? मार्केट की जर्नी उस समय की और आज की। मार्केट में जो पैसा डाला है उसके बारे में चिंता नहीं है ज़्यादा। तब भी नहीं थी। नहीं तब भी नहीं थी क्योंकि उस समय मेरे पास स्टॉक्स ऐसे होते थे कि जो बता रहा हूँ कि ठीक है निफ्टी 50 का निफ्टी 100 का हिस्सा होते थे चलो ठीक है। और बहुत से स्टॉक्स हमने हमारा माइंडसेट नहीं चलता काम कर रहा है तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन-कौन से स्टॉक्स है, किसने कितना रिटर्न्स दिया है। मतलब ऐसे ही इस पे भरोसा करते हैं कि जिसमें एफआई होल्डिंग, डीआई होल्डिंग क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग हैं। तो इसलिए भी उस समय भी ज़्यादा लॉसेस हुए नहीं या लॉसेस की चिंता नहीं रहती थी। आज तो भी चिंता है क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टॉक्स है कि जिसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। उस समय भी चिंता नहीं होती थी और मार्केट कैप काफ़ी कम है तो कुछ दिनों तक की भी उसमें ये रहती है मतलब कि न्यूज़ है, ऑर्डर मिली है तो जनरली स्टॉक्स तो नीचे आता नहीं है। अब पोर्टफोलियो ऐसा बन गया है कि नए को ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो उसमें से ही कम करने की ज़रूरत रहती है। ओके। नहीं यार, बट कोई दिन तो आते होंगे जब दिन क्या है, मतलब वैसे तो दिमाग में मार्केट ही चलती रहती होगी, स्टॉक्स चलते रहा क्यों होंगे, बट कई भी दिन आते होंगे बीच बीच में जब थोड़ी बहुत टेंशन चल रही होती है, यार ये क्या करेगा, इतना पैसा लगा रखा है इसमें,
इसमें होगा या नहीं होगा? कोई इनसिक्योरिटी सच-सच बताइए, क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो टेंशन तो होती है, जैसे धंधे में, बिज़नेस में होती है, तो इसमें भी तो होती होगी। नहीं, ट्रेडिंग जो आप बोल रहे हैं जैसे इस तरह से कि ठीक है, ये मेरा ये एम नहीं है ना कि मैं उसको कंफर्म निकाल रहा हूँ या नहीं, अभी तो फिलहाल तो ये होल्डिंग में है। सारी कंपनी है, अच्छा है, जैसा ट्रस्ट है, आज अपन कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, पता है कंपनी ये है, मैनेजमेंट इतनी है और इतनी सारी बातें हैं कि चलो ठीक है, हम उसको जान सकते हैं। कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का आज हमको सब पूरा दिखता है कि वर्ल्ड में ये कंपनियां कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है। अगर आज हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उसको फॉरेन दुनिया के कई देशों से उसको ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे बनाने वाले या उतने दिमाग वाले इंडिया इतने लोग नहीं हैं, तभी तो इंडियन काफ़ी कंपनी के सीईओ बने हैं। तो ये कंपनियों को कभी मोटिवेशन नहीं मिला। अब इन कंपनी को जब मोटिवेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट भी सोच रही है कि चलो हम इनसे ही बाय करेंगे, तो ये कंपनी तो ग्रो होना ही है। तो इसलिए टेंशन, जब तक ये प्रॉफिट नहीं बनता कुछ लेवल तक के, तब तक ज़्यादा टेंशन रहता है। आज अगर मार्केट ने मेरे से कुछ गया भी या पिछले कुछ महीने की बात करें हम, 2 महीने पहले, 3 दिन पहले या इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय, तो पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छा खासा, या ट्रम्प के टैरिफ की वजह से तो अच्छा खासा नीचे तो था ही, लेकिन उतने डरने की ज़रूरत नहीं रहती थी। पर ऐसे ऐसे समय आपने बहुत देख लिए हैं ना, ये टेम्परेरी फेज़ होते हैं। बट जो शुरुआती इन्वेस्टर, या जब आप भी शुरुआती इसमें आए होंगे, तो ऐसी कोई न्यूज़ आती होगी तो आप सोचते होंगे यार ये 10%, 20%, 30% गिरा हुआ है। नहीं, पहले तो शुरुआत के इसमें तो कोई न्यूज़ ही नहीं आती थी, हाँ, वो क्योंकि वो ज़माना था, कोई न्यूज़ आने का नहीं था, हमारे पास कोई सोर्सेज़ नहीं। आपको तो पता लग रहा था ना कि आपका स्टॉक गिरा हुआ है, आपका पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। नहीं, और कंसिस्टेंस उसको देखने की भी है नहीं, तो उसमें से पोर्टफोलियो में से कोई स्टॉक्स गिर रहा है तो कोई स्टॉक्स चलो बढ़ रहा है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जैसा। मतलब इमोशन पे कंट्रोल रहा है थ्रू आउट। अगर आप बोलो तो ये जो एफएनओ में या ये काम करने वाले, तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में भी ये साधु संत लोग ही होते हैं। इनको पैसा आ रहा है, अगर मान लो आपका कुछ लाख का लॉस भी हुआ है, तो शाम में आपको आपके चेहरे पे से वो दिखना नहीं चाहिए, और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी वो दिखना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये सब साधु संत है कि मोह माया है शेयर मार्केट। जब आपका स्टॉक कोई चल जाता है, जब आपने मिड कैप या स्मॉल कैप पकड़ा कोई, 6 महीने बाद दुगना हो गया, तिगुना हो गया, तो बताते हैं आप परिवार में, बाहर, दोस्तों में? नहीं, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसा पहले अगर मेरे मिसेज़ का माइंडसेट होता था कि ये सब डूबने वाला ही है, इसलिए इसके तरफ वो इसको मानती ही नहीं थी कि ठीक है, ये कुछ प्रॉफ़िट है, जनरेट हो रहा है। अब आप जैसे लोगों ने कुछ हमको बिग बुल जैसा नाम दिया, तो चलो कुछ हमारी भी रेपुटेशन बढ़ गई। नहीं, नहीं, तो डिज़र्व करते हैं आप। तो बेसिकली वो अच्छा हो, बुरा हो, आप अपने तक ही सीमित रखते हैं ज़्यादातर, या परिवार में, फैमिली में बता दिया? हाँ, नहीं, डिस्कस करने से तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम आज अच्छे प्रॉफ़िट की डिस्कस करें और किसी दिन लॉस हो, सब तरफ न्यूज़ आ जाए, तो वो पूछ लेंगे आपका कितना लॉस हुआ है? तब बंदा शेयर करेगा भी। तो इसलिए वो बातें तो आपको ज़्यादा परेशान करेंगी इस बातों से। क्योंकि तब बात फैल गई तो आपको लगेगा कि अब ये पूछ। और लोगों का देखने नज़रिया रहता है, मार्केट काफ़ी गिरा है, इतना है, शेयर बाज़ार में 2 लाख करोड़ के लोगों ने इन्वेस्टर डूब गए हैं, सब ये। हालाँकि अब ऐसा हुआ कि उस समय मैं मेरा पोर्टफोलियो दिखा था कि आज है तो आज ठीक है, देख मेरा 75,000 से बढ़ा है। क्योंकि ज़रूरत उसकी है, क्योंकि मेरे पास वो स्टॉक्स है ही नहीं कि जो एफआईआई सेल करे, डीआईआई सेल करे। मेरे पास तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी है जिनका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, निफ्टी गिरे या बढ़े। लोगों का अपने देश में सोचने का भी तरीका ये है कि निफ्टी पे सब लोग ये डिपेंड करते हैं, और वो तो सिर्फ एक 50 स्टॉक का इंडेक्स है, वो गिर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? मेरा अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर लगा हुआ भी नहीं है, मेरा तो स्मॉल कैप इंडेक्स देख रहा हूँ मैं, बाकी देख रहा हूँ, मुझे निफ्टी फिफ्टी देखने की क्या ज़रूरत है? उससे कोई रिलेशन ही है ना। कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, तो उस मामले में एक तरीके से निफ्टी में मूवमेंट, बड़े स्टॉक्स में मूवमेंट आ भी रही है, आपका वैसे भी लार्ज कैप में एक्सपोजर ही नहीं है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट करता ही नहीं है आपको, तो फैमिली से भी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते नहीं हैं। बिजनेस है, अपने हिसाब से चल रहा है, चलता रहेगा। आजकल जो यूट्यूब चैनल्स है काफ़ी, कि जो डेली टिप्स देते हैं कि 3 स्टॉक्स दिए थे, स्टॉक्स दिए तो उस तरह से, और उसमें बता देते हैं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, या डिस्क्लेमर सबसे पहले ही उनके इसमें लिख कर आता है। क्या ये अथॉरिटी हो गई उनको कि डिस्क्लेमर देने के बाद वो एडवाइस दे सकें? नहीं, नहीं, डिस्क्लेमर का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट अगर रजिस्टर्ड भी हो, तो भी अगर आप टिप्स दे रहे हो और साथ में कह रहे हो पक्का रिटर्न आएगा, तब भी फँसोगे। इसमें रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई लेना-देना है ही नहीं। आप अगर अनरजिस्टर्ड हो, आप लाइन बोल रहे हो कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, नहीं हूँ, और आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस ले लो,
ये टिप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो नहीं बच पाओगे। मैंने तो कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे देखे हैं कि आज मैंने ये बाय किया, कल मैंने ये सोल्ड कर दिया, इस तरह से जो रिकमेंडेशन या खुद का जो पोर्टफोलियो हाईलाइट करके लोगों को। और इनकी चैनल मेंबरशिप भी समझ में नहीं आती है। मतलब एंट्री के लिए ठीक है, आपसे 200 लिया, फिर 600 रुपये हो जाती है, फिर 1200, 1900, 2000 रुपये। नए नए चैनल्स के नए नए उनके जो लाइव सेशंस में प्रमोशन करते रहते हैं। ये भी अलाउड नहीं है। अभी सेबी का रेगुलेशन ये कहता है कि 3 महीने 3 महीने का पुराना डेटा ही डिस्कस कर सकते हो। आज आपने क्या स्टॉक खरीदा, क्यों खरीदा का एनालिसिस वीडियो शाम को नहीं बना सकते आप। अगर मैं प्रॉपर रेगुलेशन की बात करूँ, रूल ये कहता है कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दुनिया में देखो चलने को तो बहुत हज़ारों चीज़ें चल रही हैं। नहीं, ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, मैंने आज ये स्टॉक बाय किया, इसके भी उनके पास ऑलरेडी वीडियो है। आज भी यूट्यूब पे ये वीडियो है, इस तरह से कि मैंने ये बाय किया था, ये सेल कर दिया, डेली का जो बता रहे हैं इस तरह से, और वो चैनल आज भी चल रहे हैं। बंद हो जाएँगे, बंद हो जाएँगे। कब? कितने इन्वेस्टर डूबने के बाद? नहीं, पता है क्या, अभी आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स दिखेंगे। ये पिछले 1 डेढ़ महीने पहले का ऑर्डर है। हाँ। आपको बहुत सारे चैनल्स अभी दिखने शुरू हो जाएँगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कोई कहेगा मेरे 2 वीडियो डिलीट कर दिए, मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, मेरे को यूट्यूब ने बैन कर दिया। ये हो रहा है। आज की तारीख में बहुत सारे चैनल्स को ऐसे नोटिफ़िकेशन जा चुके हैं। कई लोगों ने हमें रीच आउट किया कि सर आप कुछ कर सकते हो। हमने पॉडकास्ट किया था और पॉडकास्ट में गेस्ट ने बोल दिया कि ईटीएफ ये वाले फार्मा का ईटीएफ बाय कर लो, या एनर्जी का ईटीएफ, या ईटीएफ बोल रहे हैं, स्पेसिफिक स्टॉक भी नहीं बोल रहे हैं, और मेरे हिसाब से बुलिश जाएगा। ये बोल दिया, जो कि बोल नहीं सकते हैं। और भाई ये भी मैं एवं ही बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेरी बात नहीं। तो उस पे भी यूट्यूब स्ट्राइक आ गई है। यूट्यूब बैन हुआ, नहीं हुआ, ये तो आम पब्लिक को पता नहीं चलता। और जो एक यूट्यूबर है, उसका एक ही चैनल हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो उसी में बता देते कि मेरा ये नाम का यूट्यूब चैनल है, जो आपको पढ़ाएगा स्टॉक मार्केट एनालिसिस या इस तरह की बातें होंगा। इसमें मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ अलग। एक यूट्यूब चैनल बंद हुआ तो भी क्या होगा? इन्वेस्टर तो डूब ही रहे हैं और नॉलेज भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। हालाँकि ये सेबी का काम है कि सेबी ने लोगों को प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सेबी सही तरीके से एजुकेट कर पा रहा है? अभी फ़िलहाल तो कुछ लोगों पे सेबी की जो है कुल्हाड़ी गिर रही है, तो इसलिए वो ठीक है, लेकिन उसने जो एजुकेशन देना चाहिए, उसने जो फंड लोगों का सीज़ किया है, लोगों पे पेनल्टी, और लोगों के पेनल्टी भी इतनी लगनी चाहिए कि उसका डर होना चाहिए। उनके घर बिकने चाहिए कि जो घर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया कि इस तरह के है, ये गाड़ी मैंने परचेज़ किया है, वो गाड़ी बिकने चाहिए। तब ही लोग समझेंगे कि इन्होंने हमको लूटा है। अगर उन्होंने स्टॉक मार्केट से वो पैसा कमाया होता, तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, सबके लिए खुला है मार्केट। करेक्ट। बट आप कह रहे हो कि इतनी दूर तक चोट मार के आओ कि डर फैल जाए कि भाई कोई और मत करे ऐसा। हाँ, और पैसे की चोट तो उनको भी, क्योंकि पैसा का मैनेजमेंट करना वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कुछ दिनों तक के ये थोड़ा बिहाइंड द बार्स अगर जेल में जाकर आए तो अच्छा मैसेज जाता है। अभी मोहम्मद नासिर जो बाप ऑफ चार्ट है, उसका 17 करोड़ का पेनल्टी है। अभी तक दिया नहीं है उसने। तो सेबी का 4 दिन पहले नोटिफिकेशन रिकवरी का नोटिस गया है उसको, सेबी की तरफ से, कि आपने पैसा नहीं दिया है। आपके डीमैट अकाउंट, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है, सीडीएसएल और एनएसडीएल को नोटिस भेजा है कि इस इंसान के पैन कार्ड के ऊपर जितने भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चल रहे हैं, उस सारे के सारे फ्रीज मार दो और सारे के सारे लिक्विडेट करके सेबी के अकाउंट में डाल दो। अगर मान लो कि उसमें भी पैसा रिकवर नहीं होता है, तो जो पार्टी है मोहम्मद नासिर, उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, उनके नाम पे जो एसेट्स हैं, वो बिकी जाएँगी। उसके बाद जाके चौथा स्टेप फाइनल होता है, जहाँ पे पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, तो मोहम्मद नासिर अरेस्ट हो सकता है। जो आप कह रहे हो ना, घर बिकने वाली बात, वो सब होगा अगर जो बातें पैसे लेवल की बात पेनल्टी लगाई गई, वो रिकवर सीधे तरीके से नहीं होता है तो। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि सालों-साल लग जाते हैं। सालों साल तक। इसमें 1.5 साल तो हो गए ऑर्डर पास हुए ऑलरेडी। साल, 1.5 साल और लग जाएगा, उतनी देर में वो दुबई भाग जाएँगे। नहीं, आप किसी को कह रहे हैं कि अरे भई ये पकड़ो इसको, ये भाग जाएगा। फ्रॉड करने वाले लोग, उनको समाज में रेपुटेशन मिल रही है, और इस बात का ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं होता है कि उनके ऊपर सेबी ने कोई एक्शन ली है। इस बात का प्रोपेगेंडा नहीं होता है तब तक कि, हालाँकि उन्होंने तो डेली यूट्यूब चैनल पे आकर, आज तो कुछ लोग यूट्यूबर बेशरम जैसे फिर से आके जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, और उस तरह के कुछ कमेंट्स भी मैं नीचे नहीं देखता हूँ, क्योंकि लो इस पे समझ में आता है कि लोगों को पता ही नहीं है।
अगर लोगों को पता होता तो लोग उसके ऊपर कम से कम नीचे कमेंट्स में तो भी लिखते हैं। करेक्ट है। इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। सेबी तो ऑर्डर पास कर देता है 200 पेज का। अब हमारा जैसा यूट्यूब ने बता दिया या कुछ मीडिया हाउसेस ने बता दिया, लेकिन जो दूर गाँव में बैठे हैं लोग, और इंडिया की आबादी करोड़ों में है, 15 करोड़ तो डीमैट अकाउंट है। तो क्या 15 करोड़ लोगों को जिनके डीमैट हैं और 10-15 करोड़ जो कि खोलना चाहते हैं, उन सबको पता लगा? नहीं लगा। किसी को नहीं पता। ये बात की पब्लिसिटी नहीं होती उस बात की। अरे हम आईपीएफ की बात कर रहे थे। 500 करोड़ रुपया 533 करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा है आज। तो आपको मैंने दिखाया कितना खर्च करा। हाँ, कितना देखा आपने? काफ़ी कम खर्च किया, मतलब पॉइंट में ही खर्चा कर रहे हैं, तो परसेंटेज में भी नहीं खर्च कर रहे हैं। 0.5%, मतलब करीब 2 करोड़ 80 लाख 533 करोड़ में 2 करोड़ 80। अब यही 533 में जाएगा वो 4,383 करोड़ रुपए का पैसा, जेन स्ट्रीट वाला। इतना पैसा सेबी ने इकट्ठा देखा भी नहीं होगा आज तक। तो गवर्नमेंट सेबी ने क्या करना चाहिए कि कुछ जैसे उनके कुछ कोर्सेस है, मतलब काफ़ी उसके वीडियोस के माध्यम से इस तरह से, या कुछ ब्रोकरेज फंड फर्म ने भी एजुकेशन स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं भी जैसे एफएनओ के या ऑप्शन सेलिंग के जो है जुड़ोदा वर्सिटी के मैं मॉड्यूल्स पढ़कर उसमें से मैंने स्टडी किया है कोरोना पीरियड्स में, और मुझे काफ़ी यूज़फुल भी लगे हैं वो। तो इस तरह बहुत सा मटेरियल भी है कि जो ठीक है सेबी ने बाय किया, परचेस किया, या किस तरह के जो भी हो, लोगों को अवेलेबल करा दिया कि ठीक है जिसको जिनको सीखना है, या कुछ सही ढंग से अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, उनको भी कुछ मोटिवेशन दिया, उनके ऊपर भी कुछ फंड खर्च इन्वेस्ट किया ना। हाँ, या सचमुच जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको हायर किया उस तरह से। क्योंकि काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग भी हैं इसमें, कि सब बुरे हैं ऐसे भी नहीं है। कोई सचमुच अगर सिखा भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, इस तरह से उन लोगों को ये किया, प्रमोट किया, लोगों को एजुकेट किया। क्योंकि सीबीआई का काम तो यही है सही। करेक्ट है। नहीं, अभी वैसे सेबी पढ़ाता तो है बट ज़्यादा फोकस नहीं है। ये एक्सचेंज के साथ मिलके आपको अलग-अलग शहरों में इनके सेमिनार वर्कशॉप्स होती हैं। मतलब मज़ाक नहीं है, साल में 1000 होती हैं, 1000। अब मुझे हँसना इसलिए आ रहा है कि उनके सेमिनार वर्कशॉप में भी कुछ लोग हैं कि जिनके ऊपर आज भी फ्रॉड वो पकड़े गए कि ऐप हाँ, हो हो सकता नहीं है। है। तो फिर ये बात को आप भी मानते हैं, मतलब सेबी ने पहले तो अपने लोग ही शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। वो आउटसोर्स किया होता है ना काम, कि भाई ढूँढ लो, कर लो, ये लो पैसा चला दो यहाँ पे जबलपुर में भेज दो, जमशेदपुर में भेज दो, इंदौर में भेज दो। बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है सेबी का नाम के इस्तेमाल करते हुए, वो सेबी को शायद अभी कॉग्निसेंस नहीं है, वो लेना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बातें हैं भगवान जी, इससे पता लगता है कि किस तरह जुड़े हुए हैं आप, पूरी मार्केट की अवेयरनेस है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग के बारे में पता है, इन्वेस्टिंग के बारे में, और इतनी अवेयरनेस ज़रूरी है। यही अवेयरनेस लॉस से बचाती है, जो कि फालतू में जाता है जो, और यही अवेयरनेस स्कैम होने से बचाती है। ये अवेयरनेस मेरे इसमें इसलिए भी है कि मैं कि जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, हाँ, उसका भी सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। उसमें भी मैं काम करता हूँ कि लोगों के साथ अगर किसी के साथ कहीं या मार्केट में किसी से हो गया, वो ग्राहक है, हाँ, उसको सारी बातें जानने का अधिकार है। जो एक्ट है, तो उससे हमको अधिकार दिया है, मतलब मार्केट में जा रहा है, बार्गेनिंग करेगा, पक्का बिल लेगा, सारे है, उसको गारंटी, वारंटी इसमें का समझाने का काम भी मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि फ्रॉड तो उससे ज़्यादा तो पूरा इसमें हो रहा है। नहीं तो पहले तो हमको कुछ मिर्च खरीदी कर रहे हैं या हल्दी भी खरीदी कर रहे हैं, तो उसमें भी सारा मिक्स रहता था। नहीं, नहीं, सेबी आप जैसे जो नागरिक हैं उनको ही अपॉइंट कर ले अगर, तो लोकल लेवल पे ये बातें आप भी सिखा देंगे आस-पास के लोगों को। हाँ, लेकिन ये उसमें वो जैसा अब अगर यूट्यूब का कोई चैनल की मेंबरशिप ले रहा है, तो वो भी उसका ग्राहक बना है ना। क्योंकि जहाँ पे भी किसी ने कुछ पैसा दिया है, तो वो सब्सक्राइबर बना है, और सब्सक्राइबर को ये राइट्स रहना ही चाहिए। अब ये हम लोगों की तरफ ये काम ही बाकी ज़्यादा है, तो इस तरह से आप जैसे और कुछ लोग सामने आ जाए, तो जल्दी अवेयरनेस होगा। अवेयरनेस ही दवाई, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े, अगर तुम्हें हो ही ना, तो अवेयरनेस इज़ बेटर देन फ्रॉड डिटेक्शन। उसके बाद पेनल्टी लगाने से तो अच्छा है। एक बार आपके पी&एल को गो थ्रू कर सकते हैं हम? हाँ, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग तो पैसा मार्केट में तो आप थ्रू आउट लगाते रहे हैं। ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे, नॉट एवरी डे बट ऑलमोस्ट एवरी डे। हाँ, या बुक भी करते रहे रेगुलरली। हाँ, वो दिख रहा है मेरे को। बीच में मार्च आया है, फ़रवरी मार्च आया है जो। तो मार्च में तो पूरे रेडी दिखेंगे, क्योंकि ये जो है टैक्स हार्वेस्टिंग के रेड साइंस है।
सही, ये है प्रैक्टिकल, ये लॉस नहीं है, आपको रेडी दिखेंगे क्योंकि ये पूरा टैक्स हार्वेस्टिंग है। ये स्ट्रेटेजिक था। ये स्ट्रैटेजिक था, मतलब सोच समझ के मार्केट को अगर जाना है, नाइस, सभी बातें आपको पता होने क्या बात है! मतलब जिगरा चाहिए ना, लॉस जानबूझ के बुक कर रहे हैं भाई, ताकि आगे चल के इसका अलग से पैसा। पूरा ये जनवरी एंड से तो फरवरी और मार्च, तो पूरा मार्च में तो कोई प्रॉफिट बुक करने का सवाल ही नहीं। और जैसा-जैसा बाद में अप्रैल में, जून में जाएगा, तो जून में आपको पूरी हरियाली दिख रही है। तो ये जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है। मतलब आपने अपने नेट जो आपको टैक्स देना है, हाँ। उसको लॉस बुक करने के कारण काफ़ी कम कर दिया। काफ़ी कम कर दिया। चलो, हाँ, तो अभी आज भी अगर इस साल का फाइनेंशियल ईयर का अगर हम देखते हैं, जैसा अप्रैल 24 से तो आज के डेट तक, अच्छा ये आ गया 2024 से 25, अच्छा लास्ट। 24-25 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अभी तो है, तो हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सर रियलाइज़ आपका 16 लाख रियलाइज़्ड है, ये निकाल लिया है। अच्छा, फिर दोबारा डाला होगा शायद? वो तो स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक करके फिर से उसमें री-इन्वेस्ट, मतलब नया फंड तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा आपकी हूँ। होल्डिंग की वैल्यू अलग होएगी ना? हाँ, तो लास्ट ईयर बाद में मार्केट ये 23 में इतना नहीं गिरा था जितना हुँ, अभी जो मार्च में ज़्यादा। हो ही इतना कुछ रहा है दुनिया में, एकदम से इकट्ठा ही हो रहा है सारा कुछ। ये दुनिया अब तो कोई स्टेबल रहने वाली नहीं है, क्योंकि अब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आज के कंडीशन में। अगर आप देखो तो करीब मतलब 60 देशों के बीच में युद्ध शुरू ही है। 60 देशों हाँ, में? 60 देशों के बीच में चल ही रहे हैं। हमारा तो ठीक है, थोड़े से पहले 1 हफ्ते में निपट गया, लेकिन अभी जो बातें चल रही है ट्रम्प की, चलो मैं रशिया पे ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगा, तो ये भी सारी दुनिया को हिला दिया जब से आया है ये। ओके, तो ये सारा का सारा पैसा री इन्वेस्ट री इन्वेस्टमेंट, तुरंत उसमें से प्रॉफिट बुक करना, ये सब जो साइकिल्स है, जैसे मार्केट हमको साइकिल्स दिखाता है, चल तो हमको भी कुछ अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। कि अब एक बात सुना था मैं कि ठीक है, मेरी बेटी को जॉब लगा, तो ठीक है, उस समय एक कंपनी ने दिया था कि बेंगलोर के बड़ी से बड़ी हॉट 5 स्टार होटल में 15 दिन का स्टे दिया था। हाँ, तो ठीक है, मैं 7-8 दिन में ही वहाँ पे बोर हो गया, बाद में छोड़ दिया वो। बस ये, क्योंकि वहाँ का खाना बोर है, वहाँ पे हो गया, वैसे नहीं कंफर्टेबल है। ठीक है, जो ज़िंदगी हम पहले से जीते हैं उस तरह के इसमें कंफर्टेबल है। देखिए, मैं जो बातों से जुड़ा हूँ उसमें सोशल वर्क का ज़्यादा मायने करता है, और मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मेरे सोशल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के हो, मैं उसमें टाइम दे सकूँ, ये इसमें हम दोनों के भी जो है, मेरी मिसेस का भी है, तो उन्होंने इसमें से अपने रिटायरमेंट ले लिया है कोचिंग क्लास के बिज़नेस से, और वो फुल टाइम इसी तरह के सोशल काम में। नहीं, अगर हम वापस टीवी चैनल पे आएँ, हमने हमने जैसे संजीव हासिन की बात कर रहे हैं कि वो पहले से बैठे थे पोज़ीशन लेके, वो नहीं उनके क्लाइंट भी बैठे थे, राइट? और कमीशन पे काम करते थे 40%। पर ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। अल्पेश फूरिया का एग्ज़ाम्पल है, हेमंत गई का एग्ज़ाम्पल है, प्रदीप पांड्या करके लड़का था, वो इसका एग्ज़ाम्पल है। ज़ी बिज़नेस पे 7-8 गेस्ट आए थे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हुए हैं पिछले 4-5 साल में स्पेशली। तो आपको क्या लगता है कि क्या 3-4 चीज़ें करनी चाहिए ताकि एक थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस आए इस चीज़ को लेके? हालाँकि इसका आंसर मुझे पता है, मैं आपके भी मुँह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, चीज़ें करनी चाहिए ही नहीं है, चीज़ें ऑलरेडी है। जैसे इलेक्शन कमीशन जब सेशन बैठे, हाँ, चीज़ें ऑलरेडी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई कर नहीं रहा था। करेक्ट? चीज़ें ऑलरेडी है। अगर आप एनालिस्ट हैं, आप अगर रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि आप उसमें काम नहीं कर सकते। ये तो ऑलरेडी है ना। 30 दिन पहले 5 दिन बाद। हुँ। तो इतना जब रिस्ट्रिक्शंस कन्फर्म है, तो फिर से भी क्या कर रही है? जब ये लोगों के प्राइवेट चैनल्स है, एजुकेशन का ज़रिया है, तो ये न्यूज़ चैनल पे आकर क्यों रिकमेंडेशन दे रहे हैं? कौन से बेसिस पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं? और रिकमेंडेशन भी वो दे रहे हैं कि जो ऑलरेडी सुबह में मार्केट ओपन होते से ही जो ऑलरेडी 3% ऊपर है, तो ये ऊपर जाएगा। अरे भैया, उसमें उतना वॉल्यूम्स है, उतने उतने ट्रेड्स है, उतनी इतनी लिक्विडिटी है, वो थोड़ा तो ऊपर जाएँगे। ये तो जिसकी थोड़ी-सी भी स्टडी है, वो भी समझ पाता है। नहीं, एक बेसिक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि चलो आप जैसे आप बोल रहे हो कि उनका एक बिज़नेस इंटरेस्ट है कि टेलीग्राम पे, आईएफएल के या ब्रोकर के ऐप पे बता दिया। अब टीवी चैनल पे आके क्या बिज़नेस इंटरेस्ट है उनका? टीवी चैनल पे आकर बिज़नेस इंटरेस्ट ये है कि वो स्क्रिप्ट उनको जितनी चाहिए, उनका पहले से ही प्री प्लान होता था कि ठीक है, ये स्टॉक्स अगर ₹200 का है, तो ये 225 तक के किसी भी तरह से अलग-अलग तरह से उसको वो न्यूज़ को स्प्रेड करके उनको ले जाना है। 225 पे वो एग्ज़िट करेंगे,
220 पे या 22 पे ये इन्वेस्टर एंट्री करेगा या 225 25 पे एंट्री करेगा और बाद में वो स्टॉक धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। उनका जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो चुका है। ये तो हो गया असली आंसर। पर जो अगर कोई कल को उनको कोई रिपोर्टर पूछता है कि बासिन साहब आप टीवी पे आके क्यों बताते हैं स्टॉक्स? तो क्या आंसर क्या देगा वो? रिपोर्टर ने पूछा ही तो नहीं ना, इस तरह की तो कोई सिस्टम नहीं है ना। हमारे देश में कौन पूछता है? रिपोर्टर भी जाएगा तो बोलेगा साहब एक आधी कोई स्क्रिप्ट बता दो। कुछ हैं जो पूछते हैं वैसे। और वो इस तरह के चैनल पे तो नहीं आता है ना कि उनको कोई पूछे। हिम्मत चाहिए थोड़ी-सी। नहीं, उनको कोई पूछे, तो इस तरह से तो नहीं जाता है ना। और वो पूछने के लिए कहाँ जाएगा, उनके ऑफिस में जाएगा या नहीं, इस पे हम एक अलग से वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हमने बिज़नेस टीवी चैनल्स पे जो चल रहा है, उसके ऊपर सेबी की कड़ी नज़र क्यों होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। केस बाय केस देखते हैं अपन। होस्ट पकड़ लिया, एंकर पकड़ लिया। बट एक्चुअल में चल क्या रहा है? जैसे यूट्यूब पे हम कह रहे हैं इतने नाम बापू चाट, या मोहम्मद पीआर सुंदरी, अब जो भी नाम है, इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। और अभी उसकी अलग अलग तरह की कंप्लायंसेस भी आ रही हैं। जैसे आप कह रहे थे कि ऐड चलती हैं बहुत सारी, तो वो भी चलेगी नहीं अभी थोड़े टाइम बाद। टीवी पे ऐसा कुछ नहीं है। टीवी पे खुला ग्राउंड है। नहीं, टीवी पे अगर वो बैठे हैं तो उनके पीछे उनकी जो एएमसी के जो है फ्लेक्स लगी हुई होती है, कहाँ से है उसका नाम होता है कि इस एएमसी से बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये तो पब्लिसिटी हुई ना। है, प्रॉपर है। और वो जो उनके ईएमसी में दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, वो अगर नहीं चल रहे हैं तो चलाने के लिए अगर न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब से है। जो गाड़ी रुक जाती है, पेट्रोल नहीं होता, धक्का मारना पड़ता। और ये मैंने उनकी जो है पेड सर्विस लेकर भी देखा है। किनकी? नाम मत लेना। हाँ, न्यूज़ चैनल पे जो लोग आते हैं, जनरली स्पेशली जी बिज़नेस पे। हाँ, हाँ, इनकी कुछ के तो यूट्यूब चैनल है, किसी के तो ऐप्स है। अच्छा, जो टीवी पे आते हैं, सिर्फ़ टीवी पे नहीं आते हैं, और भी इनके। यूट्यूब सर्विसेज़ भी है, मंथली कोर्सेज़ भी है। अच्छा, मंथली कोर्सेज़ भी। और उसमें होता क्या है? टिप्स वगैरह ही होते हैं या पढ़ाते हैं? टिप्स तो यूट्यूब का जो लाइव सेशंस होता है उसमें तो सवाल जवाब होते हैं, और सवाल जवाब में भी 2-3 स्क्रिप्ट दिए जाती है ताकि लोग उनको देखते रहें। स्क्रिप्ट भी ऐसी होती है कि जो ऑलरेडी उनके मेंबर्स को सप्लाई की होती है, जो चल नहीं रही है। आपको पता है क्या है? इसमें बहुत सारा, ये तो फ्रंट रनिंग स्कैम हो गया, जो हम एक तरह का स्कैम पक बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कैसे पता कि जो टीवी पे इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मतलब मैं देख रहा था रिसर्च में, टीवी 18 का इम्प्रेशन था करीब 499 मिलियन, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो एट सम पॉइंट इन टाइम 50 करोड़ लोग देख रहे थे टीवी नेटवर्क के। टीवी 18 एक ऑफिशियल नंबर है, इसलिए मैं नाम ले पा रहा हूँ। टीवी 18 के सारे चैनल्स में। उसमें बिज़नेस सीएनबीसी टीवी 18 भी एक बिज़नेस चैनल है, उसका भी एक अच्छा खासा इम्प्रेशन है। अब ये लोग जब यहाँ पे आते हैं, तो उस केस में क्या पता कि कोई गेस्ट आके किसी कंपनी के एमडी के साथ पार्टनरशिप करके उस स्टॉक का नाम ले दे, और सिर्फ़ नाम लेने के ही पैसे मिल रहे हों, चाहे उसकी पोज़ीशन ना बनी हो। अगर मेरे को फलाँ कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, 50 लाख रुपए लीजिए, 1 करोड़ रुपए लीजिए, जाके बोल दीजिए कि ये स्टॉक अच्छा है। बस आप पोज़ीशन मत बनाइए, आप कुछ मत करिए ट्रेड में। तो ये भी एक हैंड्स इन ग्लव स्कैम ही हुआ ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे तो बेस्ट वे ये रहना चाहिए कि ठीक है, वो कंपनी का एथॉराइज़ कोई सीईओ बिज़नेस चैनल पे आए, वो इंटरव्यू दे, वो अपनी कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है, ग्रोथ है, उसके बारे में बताए। मतलब लोगों को पता चले, क्योंकि वो जब बता रहा है तो उसने अगर एथॉराइज़ बताया कि हमारा कंपनी का इस तरह का प्लान है, ये सब चीज़ें, तो बाद में कोई उसको सवाल पूछ सकता है। करेक्ट। कि वो उसने बताया है, ओनर ने बताया है, उसको पूरी जानकारी है ना, तो उस कंपनी के बारे में। ये गेस्ट एक्सपर्ट का फंडा समझ में भी नहीं आता है कि क्या लॉजिक क्या है? बिज़नेस इंटरेस्ट क्या है? आप कोई एनजीओ तो हो नहीं, जो कि सिर्फ़ आप मानव भलाई कर रहे हो, और ऐसा भी कोई ट्रेडर सुना नहीं मैंने आज तक जो कहता हो कि थैंक यू टीवी एक्सपर्ट, आपने मुझे अमीर बना दिया। ना मेर बना दिया, ऐसा कुछ रियलिटी तो होता नहीं है। रहते हैं। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो जो गाना आपने लिखा था, अगर आप गवा के सुना सक को मुझे गलत एक ये गाना है मेरे पास, तो ये गाने की बात ऐसी हुई कि जो सीए डे था ना, तो उस दिन जो हमारे सुपरस्टार इन्वेस्टर है, उन्होंने वो जी बिज़नेस चैनल पे गाया था। अच्छा। हाँ, विजय केडिया सर ने। तो सीए डे पे उन्होंने उस समय वो भी गाने लिखते हैं, और मुझे भी गाने या कराओके सिंगिंग का या वो मेरा टेंशन वगैरह सब उससे चला जाता है, क्योंकि म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। म्यूज़िक ही नहीं है, बाकी भी जो कुछ अगर सीखना चाहते हैं आप, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उसको आपने समय देना चाहिए, और मैं समय देता हूँ। तुमने पुकारा और हम चले आए, पियन यल साथ लेके आए रे, तुमने पुकारा और
हम चले आए, आओ बैठो हमारे स्टूडियो में कुछ बातें कर ले, तुम्हारे प्रॉफिट और लॉसेस की तहकीकात कर ले। होठ क्यों सूख रहे हैं, जरा गलती पे कुछ तो बोलो, तुमने पुकारा और हम चले आए, पीएनएल साथ लेके आए रे। आज खेलो मेरे पीएनएल से इजाजत है तुम्हें, मुझको तराशो मेरे दिमाग की बत्ती जलाओ। हर ट्रेडर तुम्हारा है, उसको नॉलेज दे दो, तुमने पुकारा और हम चले आए। नाम रोशन है तुम्हारा इन्वेस्टिंग की दुनिया में, ए डिजिटल ब्लॉगर नाम है स्कैमर्स को जेल भेजने वालों का। तुम अगर हमको न मिलते तो न ये प्रॉफिट होती, स्कैमर ले जाते जनाजा तेरे इन्वेस्टर का। तुमने पुकारा और हम चले आए। क्या बेहतरीन! आय हाय! मतलब यार ये तो लिरिक्स ऐसे लिखे हैं जैसे कि प्रॉपर एक कहानी लिखी हो। बहुत प्यार दिखता है यार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। कह रहा हूँ, तहे दिल से कह रहा हूँ ब्रह्मा जी, आप इतनी दूर से आए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एंड आपने सारी ज़िंदगी सारी शेयर कर दी अपनी इन्वेस्टिंग के स्पेस, सारे नॉलेज, सारी न्योछावर कर दिया, जो भी आपने सीखा। इट्स वेरी, वेरी वैल्यूएबल फॉर एवरीबॉडी आउट देयर एंड टू अस ऑफ कोर्स। थैंक यू।